जितेंद्र कुमार है, वे आए और उन्होंने मुझे कहा कि जो विदेशों में इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए वातावरण बनाया गया, लड़ाइयाँ हुई, जागरूकता पैदा की गई, उसमें उनका भी बड़ा योगदान था। वे हर 3-4 महीने पर यहाँ आते रहते हैं। उनको किसी ने कहा कि राम बहादुर राय से मिले, वो आए, मैं पहली बार उनसे मिला। उन्होंने कहा कि देखिए 2025 में इमरजेंसी के 50 साल होने वाले, हम लोगों को कुछ उसकी तैयारी करनी है। इमरजेंसी पर अब भी बहुत किताबें आई हैं, आ रही हैं, और हर साल कुछ न कुछ नई किताब आती है। जो विषय सुरेंद्र मिश्र जी ने हमारे सामने रखा है, उसमें जो यादें भी बहुत बड़ी हैं और वर्तमान संदर्भ इतना खुला हुआ है कि कुछ भी कहा जा सकता है। राम मेघनाथ जी से जो बोल रहे थे, मैं इनके बोलने पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इनका आदर करता हूँ, लेकिन इनको जो ये बोल रहे थे वो बोलने का हक है और यही लोकतंत्र। ये जो सोचते हैं वो बोले और इनके बोलने पर कोई रोक टोक न हो, यही स्वतंत्रता। और इसी स्वतंत्रता के लिए हम इमरजेंसी के दौरान लड़े और आज हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। जो विषय है उसको मैं ऐसा समझता हूँ कि 3 सवाल इसमें से पैदा होते हैं। पहला सवाल, मैं नहीं जानता कि आप उनसे कितना सहमत होंगे, लेकिन मैं ये इस विषय को के बारे में बोलने के लिए मैं आपके सामने भी और अपने सामने भी 3 सवाल करता हूँ और इन्हीं 3 सवालों में ये विषय पूरा हो जाना चाहिए। पहला सवाल है कि इमरजेंसी की वजह क्या थी, और दूसरा सवाल है कि वह दौर कैसा था। वो दौर 21 महीने का है। तीसरा सवाल है कि क्या आज इमरजेंसी जैसी हालात हैं। ये 3 सवाल। मैं पहले सवाल से बात शुरू करूंगा और सुरेंद्र मिश्र जी से आग्रह करूंगा कि जब हम ज्यादा बोलने लगे तो आप मेरा इशारा करती है तो हम वहीं पर चुप हो जाएंगे, क्योंकि हम सब लोग आदरणीय गोविंद जी को सुनना चाहते। लंबी कहानी हो सकती है, लेकिन मैं जो नई पीढ़ी है उनसे कहना चाहता हूँ कि इमरजेंसी जेपी आंदोलन के कारण नहीं लगी। जेपी आंदोलन की ताकत ऐसी नहीं थी कि इमरजेंसी की जरूरत आ जाए। ये बात दूसरी है कि 25 जून को रामलीला मैदान में जो जेपी का भाषण हुआ उसको भारत सरकार ने या इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी का बहाना बताया। सरासर झूठ जेपी के नाम से जो दावा किया। आखिर अगर जेपी आंदोलन इमरजेंसी का कारण नहीं है तो कारण क्या है? उस कारण को आप समझें और इसलिए 2-3 तारीखें याद रखें। पहली तारीख है 12 जून। 12 जून इंदिरा गांधी के लिए अगर आपको अपशकुन में या दुर्भाग्य में आपको यकीन हो
तो सचमुच 12 जून इंदिरा गांधी के लिए दुर्भाग्य का दिन था। 3 दुर्भाग्य की घटनाएं हुई उस दिन। सुबह 6 बजे उनके बहुत खास सलाहकार और रूसी सरकार और इंदिरा गांधी के बीच में लिंक मैन जिनको कह सकते हैं, डीपी धर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। ये इंदिरा गांधी के लिए बड़ी सदमे की बात। और 10 बजते बजते जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला आ गया कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया जाता है और राजनारायण निर्वाचित घोषित किया जाता है। इस जगमोहन लाल सिन्हा को इंदिरा गांधी ने कितना क्या फैसला देंगे इसका अनुमान भारत सरकार को हो गया। आज भी इंटेलिजेंस ब्यूरो का वो अफसर किसी तरह से रहता है जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि जगमोहन लाल सिन्हा के घर की निगरानी करके हर क्षण की रिपोर्ट दो। वो एक अलग कहानी है और अगर आप उस कहानी को जानना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रशांत भूषण की जो इस पर किताब है तो उसे आपको पढ़ना चाहिए। 12 जून को जो तीसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो राजनीतिक अर्थ में भी कि गुजरात में जनता मोर्चा की सरकार जीत गई। यानी विपक्ष गुजरात के चुनाव में एकजुट होकर लड़ा था और कांग्रेस को पराजय हुई। तो ये 3 घटनाएं 12 जून को हुई थी। मैं अब दूसरी बात आपको बताता हूँ। 12 जून से पहले से ही आज जो इंदिरा गांधी का स्मारक है उसके पास एक गोल मेथी चौक होता है। जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा। गोल मेथी चौक पर हरियाणा से दिल्ली से लोग जुटाए जाते थे और उसमें देवकांत बरुआ कांग्रेस के अध्यक्ष इंदिरा गांधी तो कभी उसका सभा में नहीं आती थी और बिहार के लोग देवकांत बरुआ को देवकांत बरुआ कहते थे क्योंकि वो इंदिरा ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है। तो उन्हीं का काम है। 12 तारीख से लगातार एक माहौल बनाया जा रहा था इंदिरा गांधी के पक्ष में और वो माहौल किस लिए था? वो माहौल सुप्रीम कोर्ट को डराने के लिए था, विपक्ष को संदेश देने के लिए था और कांग्रेस के लोगों का मनोबल बनाने के लिए था। लेकिन तीनों बातों में सफलता नहीं मिली। वेकेशन वो मई जून के महीने में वेकेशन रहता है जुडिशियल में। तो वेकेशन जज थे PR कृष्ण अय्यर। मेरा ख्याल है कि उनके नाम से शायद ही कोई अपरिचित था। उनके सामने अंततः 24 जून को VR कृष्ण अय्यर ने एक फैसला सुनाया जो 12 जून के फैसले के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको कि जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले पर टोटल स्टे लगा दिया। यानी अगर टोटल स्टे न होता तो 13 जून को ही इंदिरा गांधी के सामने निर्णय की घड़ी आती कि आप इस्तीफा दें या लोग आंदोलन करें।
तो टोटल स्टेट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना और वी.आर. कृष्ण अय्यर ने जो फैसला दिया उससे इंदिरा गांधी को कोई राहत नहीं। सिद्धार्थ शंकर रे उस समय पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इंदिरा गांधी के दोस्त भी थे और शाह कमीशन में सिद्धार्थ शंकर रे की गवाही है। अगर आप में से कोई बहुत डिटेल में जाना चाहता हो तो कैसे इमरजेंसी लगी इसकी कहानी तो सिद्धार्थ शंकर रे ने शाह कमीशन में बताई थी। मैं उस कहानी का बहुत छोटा सा हिस्सा बता करके आगे बढ़ूंगा। सिद्धार्थ शंकर रे शाह कमीशन के सामने कहते हैं कि 24 जून के फैसला आने के बाद 25 जून को सुबह 9 बजे वो दिल्ली में बैठे हुए थे। 25 जून की सुबह एक सफदरजंग रोड से प्रधानमंत्री की गाड़ी में दाएं तरफ इंदिरा गांधी बैठी हैं और दाहिने तरफ सिद्धार्थ शंकर रे बैठे और गाड़ी आगे बढ़ रही है राष्ट्रपति भवन की तरफ। विजय चौक पर जब गाड़ी पहुंचती है तो इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे से पूछती हैं कि सिद्धार्थ ये बताओ कि बिना मंत्रिमंडल के बैठक के इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती। तो सिद्धार्थ और इंदिरा गांधी के जो संबंध थे उसमें सिद्धार्थ शंकर रे ने बहुत सावधानी से कहा कि मुझे कुछ घंटे चाहिए संविधान और उससे जुड़े हुए सवालों पर मुझे अध्ययन करना पड़ेगा और फिर मैं रास्ता बताऊंगा। और इस बीच फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो राष्ट्रपति वहां पहुंच गए और उनको इंदिरा गांधी ने बताया कि इमरजेंसी लगानी है। रात को आपके पास कागज आएगा, आपको दस्तखत करना। आज भी डॉक्टर R.K. करौली न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं और वो फखरुद्दीन अली अहमद साहब के मेडिकल एडवाइजर, हर राष्ट्रपति का एक मेडिकल एडवाइजर होता। तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब हार्ट पेशेंट, और अगर आपने पढ़ा हो न पढ़ा हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करौली साहब को फखरुद्दीन अली अहमद ने बुला दिया था। आज भी वो जीवित 95 साल के, मैं उनको मिलता रहता। करौली को बुला दिया था और करौली बैठे हुए थे और जब धवन R.K. धवन को पत्र लेकर रात को 12 बजे पहुंचते हैं तो फखरुद्दीन अली अहमद गए गुसल खाना कहिए, फ्रेश होने के लिए कहिए, टॉयलेट कहिए, जो आपको करना हो। 45 मिनट अंदर और करौली वॉच कर रहे थे कि कहीं उनको हार्ट अटैक न हो जाए। उनको हार्ट अटैक हुआ। आप सब जानते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक से गए। ये वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहले सवाल का मैं अब जवाब देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी अगर लोकतांत्रिक होती तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको कोई राहत नहीं मिली। वो लोकसभा का सदस्य रह सकती थी लेकिन हस्ताक्षर नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री रह सकती थी लेकिन कैबिनेट का वो नेतृत्व नहीं कर सकती। लोकसभा की सदस्यता उनकी अधर में लटक रही। उनके सामने सीधा सा सवाल था कि पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाने और कोई नेता चुन लिया जाए अगर वो लोकतांत्रिक हो। दूसरा तरीका था कि देश में जो लोकतंत्र चल रहा था उसका जरा दबोचा जाए, लोगों को जेल में डाल दिया जाए और इसलिए
25 जून की रात को इमरजेंसी के कागज पर दस्तखत करा लिया गया। सिद्धार्थ संतकर्णी की जो सलाह थी वो यही थी कि इमरजेंसी के कागज पर आप दस्तखत करा लीजिए, लेकिन इमरजेंसी लगाने की घोषणा तो तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल उसे मंजूर करे। इसलिए मंत्रिमंडल के जो दिल्ली में मंत्रीगण थे, उन्हें सुबह 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे के दौरान एक व्यक्ति को जगाया गया और एक सफदरजंग रोड के बगल में जो एक अकबर रोड नाम की कोठी है, जहाँ इंदिरा गांधी का स्मारक है आज, उसमें कैबिनेट की बैठक बुलाई और उस कैबिनेट की बैठक में इंदिरा गांधी ने सूचना दी कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और फखरुद्दीन अली अहमद साहब का जो दस्तखत किया हुआ कागज था उसको सुना दिया। अब सरदार हो तो मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए कोई बुरा न माने। सरदार तो सरदार होते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह उस कैबिनेट में थे और उन्होंने केवल सरदार स्वर्ण सिंह थे जिन्होंने पूछा कि मैडम इमरजेंसी की जरूरत क्या है, लेकिन और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई और जो डॉक्टर ओमकार मित्तल ने कहा, उनके कान में बहुत तो लोगों के रेडियो पर सुना है, उसमें से सुबह 26 जून की सुबह 8 बजे स्वयं इंदिरा गांधी रेडियो पर आती है और इमरजेंसी की घोषणा। मेरा मतलब यह है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगाई और कोई जो बहाने हैं वो सब अतार्किक हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं। अब दूसरी बात मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा कि वो दौर कैसा था। तो मैं आपको वो दौर कैसा था इसके 2 उदाहरण देकर के मैं अपनी बात पूरी करूँ। पहला उदाहरण मैं देना चाहूंगा स्वयं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जेपी अरेस्ट हुए वगैरह वो सब आप जानते हैं। आपको मैं केवल याद दिला रहा हूँ कि जो लोग जेपी को जिन्होंने पढ़ा है, जेपी को जिन्होंने देखा है, वो भी शायद इस बात को याद न कर पाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जेपी की ये डायरी है और अब यहाँ से लौटने के बाद अगर आप जेपी की ये डायरी को पढ़ते हैं तो उसके पहले पन्ने पर जो तारीख है उसका नाम, उस पर लिखी हुई तारीख 23 जुलाई 1975। जेपी गिरफ्तार होते हैं 25 जून की रात में 12:30 बजे। सो रहे थे। राधा कृष्णन को पुलिस कहती है कि जेपी को जगाइए, हमको उनको गिरफ्तार करना है। और राधा कृष्णन ने मिन्नतें की कि जेपी अस्वस्थ हैं, थके हुए हैं, अभी देर से सोए हैं, लेकिन तो पुलिस ने कुछ भी नहीं सुना। आज के जो G20 के शेरपा हैं, अमिताभ कांत के पिता लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी थे और लॉ सेक्रेटरी, और उन्होंने चुपके से चंद्रशेखर जी को सूचना करवाई कि जेपी अरेस्ट किए जाने की जा रहे, तो उन्होंने जेपी की गिरफ्तारी पर हस्ताक्षर किया। लेकिन मैं बता रहा था आपको जेपी की जेल डायरी, वो दौर कैसा था ये जानना हो तो उसका एक टेस्ट केस। जेपी अपने जेल डायरी में जो पहली बात ये कि जेपी 25 तारीख से 23 तारीख तक जेपी स्वयं सदमे में, सारा देश सदमे में था और उस देश का, उस
वो लड़ाई का नायक सबसे बड़े सदमे में 23 जुलाई को जब उन्होंने थोड़ा साहस बटोर कर ये डायरी लिखी तो उसका पहला वाक्य भी था कि मेरी दुनिया लुट गई है। मैं जो सपने देखता था वो टूट गया है। मैं जानता था, मैं समझता था कि जेपी की गिरफ्तारी के बाद पटना की सड़कों पर खून की होली बहेगी। जेपी अहिंसक क्रांति के नेता थे, लेकिन ये शब्द है उनकी डायरी में कि पटना की सड़कों पर क्रांति के लिए लोग अपना बलिदान करेंगे, लेकिन पटना में कुछ भी नहीं हुआ। पटना में सन्नाटा था और केवल पटना में सन्नाटा नहीं था, 5 महीने तक पूरे देश में सन्नाटा था। तो मैंने कहा कि वो उस दौर को 3 हिस्सों में बांटिए। पहला दौर है जब सदमे का दौर है, दूसरा दौर है जब साहस बटोर कर लोगों ने लड़ने की ठानी, और तीसरा दौर है जब इंदिरा गांधी के चारों तरफ घेरेबंदी करके रामनाथ गोयनका, हेरोइन में कार्लेकर, भानु प्रताप शुक्ल, ऐसे तमाम प्रोफेसर पीएल धर्म, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को, अब जय कृष्णमूर्ति, इन लोगों ने इंदिरा गांधी को समझाया। और अगर आप इंदिरा गांधी की कुल जयकर की जीवनी पढ़े तो उसमें इस बात का रहस्योद्घाटन है कि जय कृष्णमूर्ति ने इंदिरा गांधी से कहा कि चुनाव कराओ, लेकिन जैसा हरेंद्र जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, इंदिरा गांधी ने चुनाव इमरजेंसी के दौरान कराया, ये सोच कर कराया कि डर के मारे कोई निकलेगा नहीं, कांग्रेस जीतेगी और हमारी तानाशाही पर जनता की मोहर लगेगी और दुनिया में वो बताएंगी कि इंदिरा गांधी लोकतांत्रिक हैं और उस तरह के लोकतांत्रिक हैं क्योंकि भारत की जनता ने उनको दोबारा इमरजेंसी में जिता दिया। लेकिन हुआ उल्टा, और उल्टा क्यों हुआ? डॉक्टर ओंकार मित्तल की याददाश्त अच्छी है, लेकिन जो उन्होंने तारीख बताई वो सही तारीख नहीं है। 3 फरवरी, और मैं उस दौर में बाहर था, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा कि अपने क्या देखा, मैंने किन लोगों से बात की, किन नेताओं से मिला, नेताओं के हाल क्या थे, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि 3 फरवरी 18 जनवरी 1977 को चुनाव की घोषणा, तब महाकुंभ था और हम सब लोग मौनी अमावस्या के स्नान था प्रयाग में। 18 जनवरी से लेकर 3 फरवरी के बीच जो बहुत बड़े नेता बनते हैं या थे, किसी की चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, मैं नाम नहीं दूंगा, लेकिन सबसे मैंने बात की थी। हम लोग जो उन दोनों काम कर रहे थे, चंद्रकांत गुप्त के घर, चंद्रकांत गुप्त का लखनऊ में मोती महल उनका घर था। मोती महल में हम लोग चंद्रकांत गुप्त के साथ बैठ करके और चुनाव के आगे की योजना की बात कर रहे थे। अचानक चंद्रकांत गुप्त आए और उन्होंने कहा कि लड़ाई जीत गए। तो सब लोगों ने पूछा कि कैसे लड़ाई जीत गए? तो चंद्रकांत गुप्त ने कहा कि बाबू जगजीवन राम है, तुम त्रिमूर्तिमंडन बहुगुणा और नंदिनी सरस्वती ने कांग्रेस छोड़ दी है, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी बना। ये जो जगजीवन राम कांग्रेस छोड़ करके बाहर आए,
वो ऐसी लहर चली पूरे भारत में, कम से कम उत्तर भारत में, दूसरे वचन पासा पलट। मैं आखिरी बात कहूं क्योंकि समय ज्यादा नहीं चाहता, एक किस्सा लंबा है, लेकिन मैंने कहा कि 3 चरण में इमरजेंसी को देखना चाहिए। दूसरा चरण की बात में शुरू करती है। क्या आज इमरजेंसी के हालात हैं? तो हमारे यहाँ नीति नीति एक शब्द चलता है। विद्वान लोग जब बहुत भ्रम में रहते हैं तो कहते हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और ये अभी नहीं करते करते कहते हैं कि यही है। तो इमरजेंसी के हालात एक जुमला हो गया। जब कोई थोड़ी ज्यादती होती दिखती है, दुष्टों का दमन जाति नहीं। लोकतंत्र तब रहेगा जब दुष्टों का दमन, लोकतंत्र तब रहेगा जब भ्रष्टाचारियों का दमन, लोकतंत्र तब रहेगा जब उन लोगों पर लगाम लगेगी जो सत्ता के सहारे अपना साम्राज्य बढ़ाते। अब ऐसी जब कार्रवाई कोई सख्त शासन करता है तो जो उससे पीड़ित होते हैं वो अगर कहते हैं कि इमरजेंसी जैसी हालात है तो हमको उनके साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। मैं कम से कम उनके साथ सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ। 2015 की बात है। हमने एक सुझाव दिया था, सुझाव डालते हुए प्रधानमंत्री तक पहुंचा और प्रधानमंत्री को ये बात पसंद आई और उन्होंने तब तपाक से कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कैबिनेट ने फैसला किया कि जयप्रकाश नारायण के जन्म स्थान पर एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए और वो बना। 11 अक्टूबर 2022 को अमित शाह जी ने उसका लोकार्पण किया। उस स्मारक के साथ क्या होगा इस बारे में सरकार में बातचीत चल रही थी, तो मुझे बुलाया गया और उसके बाद अमित शाह जी से भी वो बीजेपी के अध्यक्ष थे। हमको कहा गया कि अमित शाह जी से मिल लीजिए, उनको बताइए जो आप चाहते हैं स्मारक के साथ क्या हो। हमने 5-6 बातें निकल दी। अमित शाह जी सब अकबर रोड पर रहते, मैं उनके घर गया। मुझे मालूम नहीं कि वजह क्या है, लेकिन अमित शाह जी ने मुझे बैठाया। कुछ वो खाने पीने का तो उन्होंने कुछ इंतजाम किया था जो मैं बाहर से खाता नहीं आ सकता। तो हमने कहा कि हम लोग जो विषय है उस पर बात करें। अमित शाह जी ने मुझे और सब बात करते हुए कहा कि देखिए, अब कोई भी इस देश में बड़ा से बड़ा यानी सख्त प्रशासन पे आ जाएगा तो भारत में लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कोई तानाशाही रोकने की कोशिश नहीं, हिम्मत भी नहीं कर पाता। और मैं ये अमित शाह ने उसका कोई दुख नहीं था, लेकिन अमित शाह ने ये बात कही और मैं उसको मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि तानाशाही के कुछ लक्षण होते हैं। लोकतंत्र खतरे में होता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं।
तो सबसे पहला लक्षण है कि पारसी पर अगर परिवार का नियंत्रण होता है, एक व्यक्ति का नियंत्रण होता है, तो लोग तानाशाही की शुरुआत वहां से होती है। ये हम संसदीय लोकतंत्र में लाते हैं। 1971 के बाद से लेकर और अब तक केवल एक बार 1991 में कांग्रेस में चुनाव हुआ, जब पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री के थे और अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, मैं विषय से भाग नहीं रहा हूँ, मैं विषय को समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि पुरुषोत्तम दास टंडन नेहरू जी की इच्छा, नेहरू जी की कोशिश, नेहरू जी के पूरे प्रयास के बावजूद सरदार पटेल के समर्थन से कांग्रेस अध्यक्ष 1950 में चुने गए। सरदार के मरने के बाद बेंगलुरु कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने टंडन जी को कुछ निर्देश दिया। वो निर्देश ऐसे थे कि कोई कांग्रेस अध्यक्ष नहीं मानेगा। टंडन जी तो बहुत ऊंचे व्यक्ति थे और टंडन जी को से इस्तीफा दिया जवाहरलाल नेहरू ने, और पहले आम चुनाव का नेतृत्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों एक पद के साथ जवाहरलाल नेहरू ने। इंदिरा गांधी को जब आपने रामनगीना बाबू ने ठीक याद दिलाया 1969 का, बेंगलोर में इंदिरा गांधी ने धमकी दी थी कि अगर मेरी मर्जी का उम्मीदवार आप नहीं चुनते हैं तो उसका अंजाम बुरा होगा, और अंजाम बुरा हुआ। मुझे तारीख याद है, 16 जुलाई 1969 को वित्त मंत्री मोरारजी देसाई और उप प्रधानमंत्री जी थे। 16 जुलाई 1969 को राष्ट्रपति के हाथ से एक आदेश जारी होता है कि मोरारजी देसाई से वित्त मंत्रालय ले लिया गया, लेकिन वो उप प्रधानमंत्री बने रहते। कोई भी गैरत वाला व्यक्ति क्या ये स्वीकार करेगा? मोरारजी भाई ने इस्तीफा दे दिया और इस तरह से कांग्रेस पार्टी को अलग दिखता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आज तानाशाही का खतरा दिखाई पड़ रहा है, वो ये देखे कि भाजपा में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नरेंद्र मोदी अगर 2014 में चाहते तो राजनाथ सिंह को हटा करके अध्यक्ष बनते और कोई उनको रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी अगर चाहते तो अमित शाह को अध्यक्ष न बनाकर वो स्वयं अध्यक्ष बन सकते। लेकिन ये आज का जो शासन है उसमें साफ सुथरे शासन के लिए अगर सख्ती होती है, और सख्ती तस्करों पर हो रही, सख्ती उन लोगों पर हो रही है जो भ्रष्टाचार के आतंक डूबे हुए, उसको वर्तमान संदर्भ में इमरजेंसी को अगर देखना हो तो हमें ये भैया स्पेशल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरजेंसी जैसे हालात सुरेंद्र मिश्र जी के लिए, क्योंकि गांधी प्लस फाउंडेशन में ये कार्यक्रम अगर इमरजेंसी जैसे हालात कौन बना रहे हैं? गांधी जी मेरी नजर में, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ दो बात कहकर। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, महात्मा कहते हैं,
परंतु मैंने जितना महात्मा गांधी को पढ़ा, जितना मैंने महात्मा गांधी को जानने की कोशिश की, मैं अब यहाँ बैठे हुए सभी मित्रों से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति की महात्मा गांधी को समझने की कोशिश करिए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत में ऐसी राज्य व्यवस्था की कल्पना की थी जिसमें गांव अपने आप स्वावलंबी होगा, गांव अपना शासन स्वयं करेगा। और ये उन्होंने बार बार कहा है। जैसे कुमारप्पा को उन्होंने गांव आंदोलन क्यों लिखने के लिए प्रेरित किया, उसकी भूमिका लिखी। और महात्मा गांधी 1942 में लुई फीसर महात्मा गांधी से मिलने के लिए आते हैं वर्धा में। लुई फीसर ने एक किताब लिखी है, 7 डेज विद महात्मा गांधी। उस किताब में एक सवाल है। लुई फीसर महात्मा गांधी से पूछते हैं कि अगर भारत स्वतंत्र होता है तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? और महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत स्वतंत्र होगा तो 7.5 लाख गांव में मैं आज जो दिल्ली में सत्ता है, आज जो कलकत्ता में सत्ता है, आज जो बंबई में सत्ता है, उसको मैं 7.5 लाख गांव में बांट दूं। महात्मा गांधी का सपना ये है और उस सपने को कुछ हद तक ये सरकार आगे बढ़ा रही है। पंचायती राज का और बाकी को प्रोग्राम देखें, कितने लोगों को याद है कि 2015 के 24 अप्रैल को जिस दिन पंचायती राज व्यवस्था मनाया जाता है, जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण करते हैं और कहते हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए हम गांव को देने जा रहे हैं। उस 2.5 लाख करोड़ को अगर आप बांट दीजिए तो हर गांव को 80 लाख रुपए मिलते हैं और रुपए मिल रहे हैं। गांधी को मैंने इसलिए याद किया क्योंकि गांधी का जो राजनीतिक सपना था उसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने साकार करने की कोशिश की। और हम उस जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे हैं जो दरअसल अगर जयप्रकाश नारायण को समझना हो तो उनकी एक छोटी सी किताब है और वही किताब हमारे लिए गीता, हमारे लिए कुरान, हमारे लिए बाइबिल बन सकती है। राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना एक सुझाव। मैं उसका विस्तार से वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुछ जेपी ने जिसने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी, उस आज अगर इमरजेंसी की यादें और आज के संदर्भ में, तो आज का संदर्भ यह है कि गांव स्वावलंबी हो, गांव अपने फैसले करे, गांव को ऐसी ताकत मिले, संवैधानिक ताकत मिले। और इसके लिए संविधान में जो संशोधन किए जाने चाहिए वे संशोधन हो। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि संविधान का 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन है वो अधूरा है, अपूर्ण है। और एक ऐसा संशोधन होना चाहिए जिसमें जिलाधिकारियों से गांव को मुक्त कराया जाए।